नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपरा है जो ये कहती है कि आपके देश की मिट्टी, देश का तिरंगा, आपके अपने जो साथी हैं, उसके बाद आपकी सुरक्षा अहमियत रखती है। और देश का हर एक वीर इस बात को हर रोज साबित करता है। आज देश की आंखें नम नहीं होनी चाहिए, देश के खून में उबाल होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो ये आतंक चरित्र है, जो कोरोना के इस समय में भी दुनिया देख रही है, उसका अंत हम कैसे और कब करेंगे। हमने फिर अपने जवानों को, अपने वीरों को खोया है। आज खबरदार में हम आपको चंद ऐसी तस्वीरें ही दिखाने वाले हैं जो हमें झकझोरेंगे भी, क्योंकि जिस तरीके से इन वीरों के परिवार वालों ने उस तिरंगे को सलामी दी, अपनी श्रद्धांजलि दी जब अपनों को खोया, वो अपने आप में एक मिसाल ही है और हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। ये सामान्य तस्वीरें नहीं हैं। इसका एक एक पल आपको बहुत कुछ कह रहा है। आप देखिए, एक पत्नी जिसने अपने जीवन में सबसे अनमोल व्यक्ति को खो दिया, लेकिन किस तरीके से वो डट कर खड़ी हैं, क्योंकि वो एक कमांडिंग ऑफिसर की पत्नी है। उन्हें मालूम है कि अगर वो रोई, उनकी आंखों से आंसू आए, तो उस पूरी यूनिट के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, जिसने अपने और भी अफसर और भी जवान खोए हैं। ये वाकई, ये तस्वीर जिस तरह की मिसाल हमारे सामने छोड़कर जाती है, वो बताती है कि भारत में, भारत के वीरों में वो कौन सी अलग बात है, वो किस मिट्टी के बने हैं। और सिर्फ वो नहीं, उनके अपने, वो अजीज, उनके परिवार वाले भी। वो जो लिपटा है अपने सीनियर्स का कोई डीवी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऑफिशियल वर्क हो, पेपर वर्क हो, पीछे तो किसी चीज में हटना सीखा ही नहीं था। भारतीय सेना में बलिदानी योद्धाओं की पत्नियों को वीर नारी कहकर संबोधित किया जाता है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये कि जिस शौर्य की परंपरा में भारतीय सेना अपने सैनिकों को, अपने अफसरों को ढालती है, लगभग वैसी ही परंपरा आपको इनके परिवारों में भी नजर आएगी, जो अपने जीवन की सबसे अनमोल व्यक्ति को खोने के बावजूद यही कहते हैं, हमें गर्व है वो देश के काम आए। कर्नल आशुतोष शर्मा की अपनी दुनिया भी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमारी, आपकी, सबकी होती है। कर्नल उसमें मुस्कुराते थे, कर्नल उसमें सपने बुनते थे, कर्नल उसमें भविष्य के गोते भी लगाते थे।
लेकिन एक पल कर्तव्य का, एक क्षण अडिग होने का, एक वक्त खुद को निभाने का आया और कर्नल जीत गए निजी भावनाओं से देश की भावनाओं को संभालने के लिए। हमेशा हर किसी से यही बोलते थे, मुझे मेरे जवान, मेरे ऑफिसर्स, मेरे बच्चे हैं, बस हमेशा यही होता था कि कहीं इनको कुछ ना हो जाए, कहीं इनको कुछ ना हो जाए। इसी वजह से हर ऑपरेशन में अपने आप को आगे रखते थे। इस वीर की पत्नी उनकी उम्मीदों पर खुद को जीने की कोशिश कर रही हैं। भारत का खून नहीं पतला, वो खून बहाकर दिखा गए। जग की गौरव गाथाओं में वो अपना नाम लिखा गए। ये जब तस्वीरें हम देखते हैं, ये जब कहानियां, ये किस्से हम सुनते हैं, बहादुरी की जब ये मिसालें हम देखते हैं, तो क्या ख्याल आता है हमारे मन में? दरअसल हम कभी सोच ही नहीं सकते हैं जो इन वीरों के दिमाग में चलता है, किस तरीके से ये देश के लिए एक आवाज पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहते हैं। आज आपको देखना चाहिए कि ये जो तमाम लोग हैं, जो हाड़ मांस के ही बने हैं हमारी आपकी तरह, लेकिन वर्दी पहनने के बाद वो कैसे तब्दील हो जाते हैं। कहने को इतनी सी ही तो थी इनके दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू, देश के लिए जीने की और फिर देश पर न्यौछावर हो जाने की। बनके मैं खिल जाऊं। जिस तिरंगे के सम्मान के लिए वतन के इन रखवालों ने सेना की वर्दी पहनी थी, आज तिरंगे में ही लिपटे वो अपनों के बीच थे, वो भी पूरे गर्व के साथ। जैसे सिर उठा के कह रहे हो कि जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए हमने अपनी जान की बाजी लगा दी। मंगलवार का दिन उन वीर नायकों के अंतिम संस्कार का दिन था जो हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। जयपुर में कर्नल आशुतोष शर्मा की वीरता के जय जयकारे लग रहे थे। पूरा शहर जैसे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर देना चाहता था। कर्नल आशुतोष शर्मा का पार्थिव शरीर जो आर्मी एरिया है वहां से श्रद्धांजलि देने के बाद शमशान घाट के लिए आ रहा है। देखा जा सकता है कि लॉकडाउन के बावजूद किस तरह से बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकले हैं। पुलिस लगातार लोगों को आगाह कर रही है कि अपने घरों से नहीं निकले, उसके बावजूद लोग गाड़ियों में बैठकर निकले हैं। हर कोई एक बार कर्नल आशुतोष शर्मा के अंतिम दर्शन करना चाहता है। ऐसा वीर पुत्र, ऐसा राष्ट्रभक्त जो है, लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जुटे हुए हैं, लोग अपने अपने घरों से निकले हैं। फिर आया वो लम्हा जब भावनाएं दिल से निकलकर आंखों के जरिए सैलाब बनकर बहने लगती हैं, लेकिन दिल में गमों का पहाड़ लिए परिवार ने पलकों पर आंसुओं को जैसे आने ही नहीं दिया। न मां ने, न पत्नी ने, न बेटी ने। परिवार की आंखों में आंसू नहीं, रणभूमि में एक कर्नल की कामयाबी के किस्से तैर रहे थे। बेटी ने बहादुर पिता को सलाम किया, पत्नी ने तिरंगे को अपने हाथों में थामा और इसी के साथ अपने वतन की मिट्टी में मिलने की एक शहीद की चाहत पूरी हुई। अब देश के लिए उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी का एहसास उनके जाने के बाद उनकी पत्नी पल्लवी शर्मा को भी है। बिल्कुल, मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अपना परिवार ही नहीं, सिर्फ अपनी बेटी ही नहीं, सिर्फ मेरे पास तो उस 21 RR की भी जिम्मेवारी है, और जिसमें 4 जवान 5 शहीद हुए हैं। मेरे घर तो एक शहादत आई है, तब हम सब टूट रखे हैं, हम सब परेशान हैं। उस यूनिट से तो 4 जवान गए हैं, तो अगर मैं कमज़ोर पड़ जाती तो वो यूनिट कैसे संभलती। भारतीय सेना में बलिदानी योद्धाओं की पत्नियों को वीर नारी कहकर संबोधित किया जाता है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये कि जिस शौर्य की परंपरा में भारतीय सेना अपने सैनिकों को, अपने अफसरों को ढालती है, लगभग वैसी ही परंपरा आपको इनके परिवारों में भी नजर आएगी, जो अपने जीवन की सबसे अनमोल व्यक्ति को खोने के बावजूद यही कहते हैं, हमें गर्व है वो देश के काम आए। शहादत के सफर का अगला मुकाम था हरियाणा का शहर पंचकुला।
मेजर अनुज सूद का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ घर पहुंचा तो जैसे भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। हर कोई देश के इस बहादुर सपूत के अंतिम दर्शन कर लेने को बेकरार था और माहौल तमाम नारों से गुंजायमान था। पहले परिवार वालों और दोस्तों ने अपने चहेते को श्रद्धांजलि दी, फिर सेना ने अपनी परंपरा के अनुसार अपने बहादुर अफसर को विदा किया। उधर मानसा का गांव राजराना राजेश कुमार अमर रहे के नारों से गूंज रहा था। 4 भाई बहनों के परिवार में सबसे छोटे 29 साल के राजेश कुमार साल 2010 में 21वीं राष्ट्रीय राइफल में भर्ती हुए थे। उनके अंतिम संस्कार में पूरा गांव उमड़ पड़ा। पंजाब सरकार ने परिवार को 10 लाख रुपए और एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। शहीदां दी जिहड़ी शहादत है ਉਹਦੀ कोई किसी क्रांति च कोई मुੱਲ नहीं पाया जा सकता ਉਹਦਾ। सो ये शहादत जी है शहीद अमर होंगे ने। नायक राजेश कुमार ने जो शहादत दी है बड़ी लाशानी शहादत है। बड़े सूरवीर योद्धे यह जी अंतिम विदायगी लेंदे ने। मैनू दुख भी है ते मैनू मान भी है। उधर गाजीपुर के नोनहरा का चक दाऊद गांव सीआरपीएफ जवान अश्विनी यादव की शहादत से गमजदा है। उनके घर पर पत्नी, 2 बच्चे, 2 भाई हैं और मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। मंगलवार को श्रीनगर में सीआरपीएफ के 3 जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई जो हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए थे। हम अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि पेश करते हैं अपने सब फोर्सेस की तरफ से, पुलिस की तरफ से। और हम लोग आने वाले वक्त में जैसा पहले देख रहे हैं जहां पर सुरक्षा का जो इंतजाम है उनके ऊपर दिन ब दिन हर तरह की जो कड़ाई सख्ताई की जाती है और जो ऑपरेशंस हैं वो चल रहे हैं, आइंदा भी उनके अंदर और तेजी लाई जाएगी। हिंदुस्तान के इन वीरों को पूरा देश सलाम कर रहा है। इनके सम्मान में कितना ही कह लो, कितना ही कर लो, हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि सरहद पर इनकी शहादत से ही हम और आप सुरक्षित हैं। मानसा से किरणजीत रोमाना, गाजीपुर से विनय सिंह और जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। आपको हम राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में भी बताते हैं, जिसे आतंकियों का यमराज कहा जाता है। इसका गठन ही इसलिए किया गया था क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ रहा था उसे नियंत्रण में करना था। इनकी बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं और उसमें जो ये 21वीं राष्ट्रीय राइफल्स है, जिसके कर्नल आशुतोष शर्मा थे, जिसके मेजर सूद थे, जिसपे वो सारे बलिदानी हमारे सैनिक थे, ये 21वीं राष्ट्रीय राइफल्स का रुतबा ऐसा है कि इन्हें ट्रिपल सेंचुरियन कहा जाता है, यानी जिसने 13 शतक लगाया हो जिस यूनिट ने। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके नाम पर 300 आतंकियों का खात्मा दर्ज था। एक कमांडिंग ऑफिसर जो होता है किसी भी यूनिट का, उसकी भूमिका एक पिता की तरह होती है। उसकी कोशिश यही कर रहती है कि वो अपने जो जूनियर्स हैं उनसे एक दोस्त की तरह व्यवहार उसका रहे, सबका ख्याल रखें। और उनकी जो पत्नी होती हैं उनकी भी भूमिका यही होती है कि वो ये ध्यान रखें कि यूनिट में किसी को कोई दिक्कत ना हो, सब सही तरीके से चले। और यही देखिए, अगर कर्नल शर्मा की पत्नी की आंखों में आंसू नहीं दिखे, उनका हौसला मजबूत दिखा, तो उसके पीछे कारण क्या था? मेरे सहयोगी रोहित सरदाना ने पल्लवी शर्मा जी से खास बातचीत की। पल्लवी जी, कर्नल आशुतोष के मोबाइल स्टेटस पे लिखा था आखिरी बार, हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। हमेशा से ऐसे ही थे कर्नल साहब? हाँ जी, हमेशा से ऐसे थे। फौज ज्वाइन करने के लिए 12 अटेम्प्ट दिए थे, जो हर 12 अटेम्प्ट में रिटर्न क्लियर करते थे, बट किसी न किसी कारणवश इंटरव्यू रह जाता था। 13th अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट में ही कुड क्लियर हिज SSB। तो मेहनत तो शुरू से ही बहुत करते थे, सिंसियर, ही वॉज सच अ सिंसियर एंड ऑनेस्ट सोल। चाहे वो स्टाफ कॉलेज का एग्ज़ाम हो, दिन रात पढ़ाई करना हो, अपने सीनियर्स का कोई दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऑफिशियल वर्क हो, पेपर वर्क हो,
पीछे तो किसी चीज़ में हटना सीखा ही नहीं था। जिस यूनिट के वो कमांडिंग ऑफिसर थे उसकी वीरता के तो तमाम किस्से हैं। अपनी यूनिट के जवानों को लेकर, अफसरों को लेकर कितना पैशनेट थे वो। बहुत ज़्यादा, हमेशा हर किसी से यही बोलते थे, मुझे मेरे जवान, मेरे ऑफिसर्स, मेरे बच्चे हैं, मुझे वो सुरक्षित चाहिए, मुझे सबसे अच्छा चाहिए। उनको खाना देखते हुए कि सबसे अच्छा खाना खा रहे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी है। जितनी छुट्टी फौज में लागू है, मैं चाहता हूँ हर कोई जवान और ऑफिसर उतनी छुट्टी जाए, अपने घर, अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों से मिले, एंड दे शुड लीड अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइफ। बस हमेशा यही होता था कि कहीं इनको कुछ ना हो जाए, कहीं इनको कुछ ना हो जाए। इसी वजह से हर ऑपरेशन में अपने आप को आगे रखते थे। आपको उस रात की जानकारी थी? क्योंकि खबरें आ रही थी हॉस्टेज सिचुएशन हो रही है, आपको पता लगा था कुछ उसके बारे में, क्या हो रहा है, क्या हुआ? न्यूज़ नहीं, मेरी बात जो हुई थी तो उस हिसाब से वो कहीं और पे बोला, और बोला कि अब मैं 2-3 दिन के बाद आऊँगा, नॉर्मल सर्च चलेगी। तो आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि ये जंगल में ही हैं, बट ये सब चीज़ शायद कहीं और हुई है, मुझे आइडिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जाते थे तो एक बार बता के जाते थे, बट इस बार गए तो बता के भी नहीं गए। और मुझे, क्योंकि न्यूज़ में, टीवी चैनल्स में सिर्फ कोरोना के अलावा कोई न्यूज़ नहीं थी, और ये ऑनलाइन जो भी सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह है, मैं उसमें एक्टिव नहीं थी हूँ, तो मुझे इस बारे में पता नहीं चला। बट फिर अराउंड मिड आई स्टार्टेड गेटिंग डिस्कम्फर्ट फीलिंग, क्योंकि जो मैंने मैसेज किया था वो डिलीवर हो गया था, बट इट वाज लॉन्ग, जो पढ़ा नहीं था। तो यूजुअली ऐसा होता नहीं था। तो फिर मैंने कोशिश की कॉल करने की, तो फिर मुझे एक ऑफिसर को, फिर मुझे लग गया उसके बाद कि थिंग्स आर नॉट इन आवर फेवर। पता कब लगा आपको कि वो शहीद हो गए? मुझे पता प्रॉपर आर्मी प्रोटोकॉल के थ्रू सुबह 9 बजे चला। सामान्य इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है समझना ये जज्बा कैसा होता है, कैसे होते हैं वो परिवार वाले जो फख्र महसूस करते हैं। उस गम से ज्यादा, गम तो रहता है, हमेशा रहता है, साल दर साल रहता है, हर दिन रहता है, लेकिन उसके साथ गर्व का वो एहसास आज हर हिंदुस्तानी को भी ये महसूस करना चाहिए। लेकिन एक तरफ है पूरी दुनिया, हिंदुस्तान जिस तरीके से लड़ रहा है, जिस तरीके से दूसरे देशों की मदद कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां पर कोरोना का संक्रमण कितना है उसे खुद नहीं पता चल पा रहा है। वो तो सिर्फ इस बात में दिलचस्पी रख रहा है कि भारत में, कश्मीर में किस तरीके से गड़बड़ी फैला सकता है। पूरी दुनिया चाह रही है किसी तरीके से वेंटिलेटर्स का इंतजाम हो जाए। पाकिस्तान सोच रहा है किसी तरीके से AK-47 वो अपने तैयार रख सके और सीमा पार भारत में पहुंचा सके। पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि वैक्सीन किसी तरीके से कोरोना का मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान का इंटरेस्ट सिर्फ एक है, दिन रात लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार गोलियां बस वो बरसाता रहे। उनका सपना था, वो हमेशा कहते थे इस वर्दी को और जिस यूनिट को मैं कमांड कर रहा हूँ इसमें कभी कोई उंगली ना उठाए, इसकी कभी इज्जत कम ना हो जाए। भारत खुशनसीब है कि शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा जैसे वीर उसकी मिट्टी में जन्मे हैं। लेकिन शहीद आशुतोष शर्मा जैसे वीरों के लहू की कीमत आखिर कब तक चुकाएगा भारत? क्या आतंकवाद का लॉकडाउन नहीं हो सकता? क्या आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान की दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती? रविवार को हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के कर्नल आशुतोष, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश, लांस नायक दिनेश और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर काजी पठान ने सर्वोच्च बलिदान दिया था।
तो सोमवार को सीआरपीएफ के 3 वीर शहीद भी आतंकवाद की आग में झुलस गए। कांस्टेबल संतोष मिश्रा, कांस्टेबल चंद्रशेखर और कांस्टेबल अश्विनी यादव की भी हंदवाड़ा आतंकी हमले में जान चली गई। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कीमत भारत 3 दशकों से चुका रहा है। जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, तब भी भारत की लड़ाई आतंक के वायरस से भी है। अकेले अप्रैल के महीने में जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 29 है। 2020 में अब तक 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि अप्रैल में जब कोरोना का अब तक का सबसे मुश्किल वक्त बीता, तब पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने सबसे ज्यादा आतंक फैलाने की कोशिश की। Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. आतंकवाद से बने हालात गंभीर हैं। इसीलिए गुट निरपेक्ष देशों की वर्चुअल समिट में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी की मौजूदगी में आतंक के वायरस पर प्रधानमंत्री मोदी को 2 टूक बात करनी पड़ी। जबकि सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान खुद कोरोना से बुरी तरह जूझ रहा है। वहाँ 21,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। विदेशी मदद के बिना पाकिस्तान की गाड़ी चल नहीं सकती, ये बात भी उसे अच्छी तरह पता है। 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिसका मतलब वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आज अगर मैं पूरा लॉकडाउन करता हूं तो इसका मतलब क्या है? इस मेरे मुल्क के रिक्शा चलाने वाले, छाबड़ी वाले, रेड़ी वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी वाले, ये सारे घरों में बंद हो जाएंगे। और इनके पास क्या वसाइल होंगे कि 2 हफ्ते तक घरों के अंदर अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें। कोरोना की मार झेलने के बावजूद आतंक के वायरस को बढ़ाने का पाकिस्तान का नजरिया नहीं बदला। तो इसकी पहली वजह तो यही है कि आतंकवाद उसका डीएनए है, और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि वहां के हुक्मरान इसी के बूते कोरोना के सवाल दबा देना चाहते हैं। जयपुर से शरद कुमार और दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान की इकलौती साजिश नहीं है ये। हम आपको एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं उस आतंकी संगठन के बारे में जो अचानक रातों रात न जाने कहां से प्रकट हो गया है। इसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसे खड़ा किसने किया है? अचानक बाकी आतंकी संगठन कहां गायब हो गए हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि 5 अगस्त को जब धारा 370 को हटाया गया, उसके बाद से लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद ऐसे नाम हटकर द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का ये आतंकी संगठन हमारे सामने नजर आ रहा है। क्या यह भी पाकिस्तान की साजिश है? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के मुकाबले कहीं ज्यादा चौंकाने वाली करतूतें टीआरएफ की सामने आई हैं। टीआरएफ ने अब तक 13 हमले किए हैं, जिनमें 10 गंभीर हमले शामिल हैं। टीआरएफ का नाम सबसे पहले अक्टूबर 2019 में सुना गया। श्रीनगर के हरी सिंह इलाके में 12 अक्टूबर को सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला हुआ था, जिसमें 7 नागरिक भी घायल हुए थे। 12 अक्टूबर 2019 को सुरक्षा बल पर ग्रेनेड हमला करने के अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को बडगाम में एक कम तीव्रता के ब्लास्ट की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली। अक्टूबर 2019 से 10 मार्च 2020 के बीच टीआरएफ ने 10 हमलों की बात स्वीकार की, लेकिन ये सारे हमले ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। टीआरएफ का पहला बड़ा हमला 5 अप्रैल को कुपवाड़ा में हुआ। टीआरएफ के आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के 5 एलीट पैरा 4 पैराट्रूपर्स की जान गई। हालांकि टीआरएफ ने बयान में दावा किया कि 18 भारतीय पैराट्रूपर्स की जान गई है और 6 अन्य गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं। 18 अप्रैल को टीआरएफ ने उत्तरी बडगाम के सोपोर में फिर हमला किया। आतंकी ने फिरन में छुपाई
बंदूक से हमला किया, जिससे सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए और 3 जख्मी। सुरक्षा बल मान रहे हैं कि टीआरएफ एक नया संगठन है, लेकिन उन्हें आशंका है कि इसे लश्कर ने ही खड़ा किया है। हालांकि टीआरएफ अपने बयान में खुद को स्वतंत्र बताता है और लश्कर या किसी अन्य संगठन से संबंध खारिज करता है। पाकिस्तान, आईएसआई, उनकी आर्मी और टेररिस्ट ग्रुप पूरी लड़ाई हार गए हैं। स्पेशली 5 अगस्त पिछले साल के बाद में उनका खेल पूरा खत्म हो गया है। उनके हर एक फ्रंट के ऊपर में, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, इकोनॉमी हो, गवर्नेंस हो, FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने और पूरा विश्व ने उनके ऊपर में एक खास दबाव डाला हुआ है। वो हर एक साइड से घिर चुके हैं और उनका जो पुराना नैरेटिव था, पुरानी कहानी थी, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। तो इन्होंने ये एक नया नाम रखा है, लेकिन जो इंटेंशन है, जो एक बुरी नीयत और नीति जो बुरी है, वो बिल्कुल सेम है। वही हैं जो पहले थे, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, JEM हो, अल बदर हो, उसी को रीपैकेज किया है। टीआरएफ खुद को लश्कर, हिजबुल जैसे संगठनों से भले ही स्वतंत्र बताए, लेकिन हाल ही में हिजबुल के ऑपरेशनल कमांडर रियाज नाइकू के एक ऑडियो संदेश में टीआरएफ का जिक्र हुआ था। टीआरएफ ने अब तक जितने हमले किए, उनमें से 80% ग्रेनेड से किए गए। इसका मतलब ये हुआ कि आतंक के ओवरग्राउंड वर्कर्स हमलों में शामिल हो सकते हैं। वैसे अभी ये साफ नहीं है कि टीआरएफ में सिर्फ स्थानीय हैं या पाकिस्तान के आतंकी भी। इन्होंने सोचा कि इसको इंडिजिनियस मूवमेंट दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर में पाकिस्तानी जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो शामिल है। पाकिस्तान का पूरा खेल, पूरा नैरेटिव और पूरी कहानी थी जो प्रॉक्सी के ऊपर में, वायलेंस, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर में जो निर्भर थी, वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई। ये मैं तो बोलूंगा कि उस कहानी का जो अंत है वो एक शेप ले रहा है। धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की कि दुनिया के किसी मंच पर कोई उसकी बात सुन ले भारत के खिलाफ, लेकिन हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ी। अब अगर आप द रेजिस्टेंस फ्रंट को समझने की कोशिश कीजिए तो आपको उसी परिप्रेक्ष्य में इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि यह केवल मुखौटा है। आतंक का चेहरा वही पुराना है, चाहे उसे लश्कर तैयबा के नाम से जाना जाए या फिर जैश मोहम्मद के चश्मे से देखा जाए, लेकिन द रेजिस्टेंस फ्रंट के जरिए पाकिस्तान की कोशिश ये है कि वो दुनिया को ये दिखा सके कि ये तो एक स्थानीय संगठन है जो वहां के युवाओं के जरिए पनपा है, जबकि असलियत कुछ और है। अब तक टीआरएफ से जुड़े 8 आतंकी मारे गए हैं। टीआरएफ से जुड़े 8 ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार भी हुए हैं। वैसे टीआरएफ ने अभी अपने आतंकी भर्ती अभियान का ऐलान नहीं किया है। इसका इकलौता सक्रिय कमांडर हमजा नाम से जाना जाता है। श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया के सामने पाकिस्तान को हाथ फैलाना पड़ता है हर एक काम के लिए, अपने देश में करने के लिए, क्योंकि उसके सारे आइडिया तो भारत में ही इंप्लीमेंट हो जाते हैं। आतंक किस तरीके से वो फैलाए, इस आतंकी संगठन को सिर्फ इस नजरिए से आप देखिए कि ये दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तानी आतंक का एक मुखौटा है। लेकिन सुरक्षा बल के सूत्रों से हमें यह भी पता चलता है कि आने वाले समय में, अगले 3-4 महीनों में, यह संगठन और भी नापाक हरकत करने की कोशिश करने वाला है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल भी तैयार हैं। बहरहाल, हमने एक बहुत दिलचस्प विश्लेषण तैयार किया है आंकड़ों के हिसाब से, पाकिस्तान के हालात वर्सेस पाकिस्तान के करतूत। हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में इस समय कोरोना के कारण किस तरह की तस्वीर है। पाकिस्तान में कोरोना के 21,500 से ज्यादा मामले हैं, लेकिन फोकस है भारत में आतंकवाद फैलाने पर। कोरोना से 480 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन मरीजों के बजाय आतंकवादियों का ख्याल रखा जा रहा है। IMF ने पाकिस्तान को 10,000 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है, लेकिन इस फंड का इस्तेमाल कोरोना से लड़ाई के लिए नहीं, आतंकवादियों की भलाई के लिए होना है। कोरोना से लड़ने के लिए त्वरित एक्शन की जरूरत है, लेकिन गिद्ध जैसी आंखें गिलगिट बल्टिस्तान पर गड़ी हुई हैं। पाकिस्तान की जनसंख्या 21 करोड़ है और वहां वेंटिलेटर्स की संख्या न के बराबर। 1 महीने पहले पाकिस्तान में हुई एक प्रेस ब्रीफिंग में वेंटिलेटर्स की संख्या 3,800 बताई गई थी। पाकिस्तान को अपने अस्पतालों की व्यवस्था को भी तुरंत दुरुस्त करने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट गिलगिट बल्टिस्तान में चुनाव करवाने और सरकार बनाने का आदेश दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान की इस हरकत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया है और पाकिस्तान को गिलगिट बल्टिस्तान तत्काल प्रभाव से खाली करने की सलाह दी है।
जो देश कोरोना जैसी महामारी के सामने घुटनों के बल बैठा हो, उसका दिमाग अब भी आतंकवाद और अवैध कब्जे में कैसे लगा हुआ है, ये अपने आप में एक कूटनीतिक रिसर्च का विषय है। आप देख रहे हैं खबरदार। हम आपको कोरोना से जुड़ा कुछ अपडेट भी दे देते हैं। इस समय गुजरात से खबर ये आ रही है कि पिछले 24 घंटों में 49 कोरोना संक्रमितों की जान जा चुकी है। दरअसल अगर हम राज्यवार देखें तो गुजरात इस समय नंबर 2 पर है महाराष्ट्र के बाद। वहां पर तेजी से संक्रमण के भी मामले बढ़ रहे हैं और संक्रमित जो मरीज हैं उनकी मौतों का ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। देश में जिस तरीके से कोरोना को काबू में करने के लिए हमने लॉकडाउन का सम्मान किया गया, लेकिन उसके बीच जांच भी तेजी से बढ़ी है और संक्रमितों का ये आंकड़ा आपके सामने। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।